ईरान के सरकारी टीवी चैनल ने पाकिस्तान को आईना दिखाने का काम किया है और उसकी मध्यस्थ भूमिका पर तीखा हमला करते हुए उस पर डबल गेम खेलने का आरोप जड़ दिया। ईरानी विश्लेषकों ने आरोप लगाया कि मुनीर ने ईरान के प्रस्तावों को नजरअंदाज कर अमेरिका की शर्तों को आगे बढ़ाया। अब ईरान की मीडिया में यह नैरेटिव जोर पकड़ रहा है कि पाकिस्तान ने ईरान को वार्ता के नाम पर धोखा दिया है। पूरी रिपोर्ट देखिए, फिर पाकिस्तान के धोखे पर मेहमानों से करेंगे चर्चा। ईरान ने पकड़ा पाकिस्तान का डबल गेम, आसिम मुनीर को लताड़ा। मध्यस्थता कर रहा पाकिस्तान बुरी तरह फंसा। पाकिस्तान पर भड़का ईरानी मीडिया, मध्यस्थता के नाम पर धोखा। पाक मध्यस्थ नहीं, दलाल है। ईरान के सरकारी टीवी चैनल ने पाकिस्तान की मध्यस्थता भूमिका पर तीखा हमला करते हुए उस पर डबल गेम खेलने का आरोप लगाया है। सेना प्रमुख आसिम मुनीर पर पक्षपात के आरोप लगाए गए। ईरानी विश्लेषकों ने आरोप लगाया कि मुनीर ने ईरान के प्रस्तावों को नजरअंदाज कर अमेरिका की शर्तों को आगे बढ़ाया। पाक अमेरिका के साथ खड़ा रहना चाहता है, लेकिन चुपके से ईरान से संपर्क बनाए रखना चाहता है। मुनीर ईरान का प्रस्ताव अमेरिका तक तो ले गए, लेकिन वहां से कोई जवाब वापस नहीं लाए। पाकिस्तान ने ईरान की 10 बिंदुओं वाली योजना को आगे बढ़ाने के बजाय अमेरिका की 15-16 नई शर्तों को सामने रखा। पाकिस्तान सिर्फ माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है, जबकि असल में कोई ठोस नतीजा नहीं निकल रहा। ईरान की मीडिया में यह नैरेटिव जोर पकड़ रहा है कि पाकिस्तान ने ईरान को वार्ता के नाम पर धोखा दिया है। अमेरिका के अलावा पाकिस्तान ने खूब प्रोपेगेंडा किया, यहां तक कि वो पूरा इस्लामाबाद सजाकर बैठा रहा, लेकिन वार्ताकार वहां पहुंचे ही नहीं। ईरान से कोई वार्ता के लिए पाकिस्तान गया ही नहीं, क्योंकि ईरान ने साफ किया कि वो दबाव में या आत्मसमर्पण जैसी शर्तों पर बातचीत नहीं करेगा। यह सब ऐसे समय हो रहा है जब युद्ध विराम की स्थिति साफ नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध विराम को अनिश्चित समय तक बढ़ाने का ऐलान तो किया है ताकि बातचीत के लिए समय मिल सके, लेकिन यह फैसला एक तरफा माना जा रहा है और ईरान ने अभी तक इसे स्वीकार नहीं किया है। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत अमीर सईद इरावानी ने अमेरिका को साफ संदेश दिया कि जब तक ब्लॉकेड नहीं हटाया जाता, तब तक नई वार्ता संभव नहीं है। ईरान ने युद्ध शुरू नहीं किया और अगर राजनीतिक समाधान की कोशिश होगी तो वो तैयार है, लेकिन अगर जंग थोपी गई तो उसका जवाब भी पूरी ताकत से दिया जाएगा। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और हॉर्मुज को लेकर बड़ा बयान दिया। ट्रंप ने कहा कि ईरान खुद नहीं चाहता कि यह रास्ता बंद हो, क्योंकि इससे उसे रोज करीब $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है। ईरान सिर्फ अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ सीज फायर को बढ़ाने का ऐलान किया है, लेकिन साथ ही नाकेबंदी जारी रखी है। ट्रंप के मुताबिक यह फैसला पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर के अनुरोध के बाद लिया गया है। दोनों नेताओं ने अमेरिका से अपील की थी कि बातचीत को मौका देने के लिए हमले टाले जाएं। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा है? क्या सीज फायर बढ़ाना ट्रंप की कमजोरी है, या फिर क्या ट्रंप कोई बड़ा प्लान कर रहे हैं? क्या सच में वो किसी भी हद तक जाकर न्यूक्लियर बटन भी दबाने की सोच रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और इसी बीच एक बड़ी जानकारी आपको दे दे, हॉर्मुज पर
टैंकर टैंकर खेल रहे ईरान और अमेरिका। हॉर्मुज से भारत आ रहे जहाज को ईरान ने रोका है। इस्लामिक गार्ड ने कब्जे में लिया है भारतीय जहाज। ईरान ने कहा जहाज बिना इजाजत गुजर रहा था। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC ने हॉर्मुज स्ट्रेट में भारत आ रहे एक जहाज को रोककर अपने कब्जे में ले लिया है। ईरान ने आरोप लगाया कि जहाज बिना इजाजत हॉर्मुज से गुजरने की कोशिश कर रहा था। इससे पहले IRGC ने अपने बयान में कहा कि उसकी नौसेना ने MSC और कई जहाजों को रोका है। ईरान का आरोप है कि यह जहाज बिना जरूरी अनुमति के चल रहे थे और उन्होंने नेविगेशन सिस्टम में छेड़छाड़ की थी, जिससे समुद्री सुरक्षा को खतरा हो सकता था। इसके बाद इन जहाजों को ईरान के तट की ओर भेज दिया गया। IRGC ने साफ कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षा और व्यवस्था से खिलवाड़ हमारे लिए रेड लाइन है। सुबह भी एक कंटेनर शिप के कंट्रोल रूम पर फायरिंग करके उसे तबाह कर दिया गया था। ईरान अमेरिका के युद्ध ने पूरी दुनिया को उलझा कर रख दिया है। तो चलिए इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ डीके गुप्ता जी हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, जुड़ रहे हैं। डीके गुप्ता जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। सर, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी सर। सर, सबसे पहले तो समझना यह चाहेंगे कि वार्ता को लेकर के जो स्थिति बन रही थी वो तो लग रहा है कि फिलहाल अब टल गया है। ऐसे में ईरान जो कह रहा है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान बीच में कुछ गेम कर रहा है, क्या लग रहा है कि पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी अब बहुत सारी चीजों के आड़े आने वाली है? जी अभिषेक जी, देखिए सबसे पहली बात है कि जब पाकिस्तान ने मीडिएशन के लिए पहल की थी तो दुनिया भर में जो उसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा, उसका संशय था। हालांकि उसमें स्वागत योग्य भी बोला गया, क्योंकि चलो ऐसे माहौल में अगर कोई मीडिएशन कराता है या उसकी सरजमी पे अगर कुछ होता है तो ये स्वागत योग्य होता है। लेकिन फिर भी दुनिया को जिस तरह से पाकिस्तान को वही ट्रंप अपने पहले टर्म में कह रहे थे कि आतंकवादी देश है, उस पर क्रेडिबिलिटी का था। और सेकेंड चीज, ईरान से अगर हम पाकिस्तान का देखें तो कभी भी एक अच्छे संबंध नहीं रहे हैं, चाहे वो बलूचिस्तान की वजह से या फिर जो अफगानिस्तान में युद्ध होने से ठीक 15 दिन पहले बोला था कि हम ईरान का साथ देंगे, तो उसकी वजह से अफगानिस्तान बॉर्डर पर। और ये देखने की बात है कि अफगानिस्तान बॉर्डर में जो इन्होंने गज़ब-ए लिल हक चलाया था, इतना स्ट्रांग ऑपरेशन, उसके बाद भी तहरीक तालिबान के TTP के अटैक ज्यादा हुए थे। मतलब वहां पे कहीं न कहीं ईरानियन शक्ति मिल रही थी अफगानिस्तान को। तो एक जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग्स होते हैं वो नहीं थे पाकिस्तान में। लेकिन ठीक है, ऐसे हालात में जबकि ईरान बैकफुट पे था और ईरान जो है काफी पीछे जा रहा था, अपने वहां ईडी पर स्ट्राइक हो रहे थे, तो पाकिस्तान या चाहे जो भी देश अगर आता मध्यस्थता के लिए तो वो भी एक सांस चाह रहे थे कि बीच में जरा हमको एक कूलिंग पीरियड मिले, वो चल रहा था। लेकिन इसमें कन्फर्म है कि पाकिस्तान का जो हिस्ट्री रहा 1956 जब से इस्लामिक रिपब्लिक बना, तब से कोई भी वहां पे सरकार लगातार 5 साल 6 साल या जो भी नहीं चल पाई है, क्योंकि वहां पे इंटरफेयर जो होता है बहुत ज्यादा अमेरिका का होता है। तो वहां की जो स्ट्रेटेजिक सेटअप है, जो वहां का पॉलिटिक्स है, डिप्लोमेसी है पाकिस्तान की, या तो अल्लाह मियां चलाते हैं या अमेरिका चलाता है या आर्मी चलाती है। और आर्मी को एक अच्छी तरह से पता है कि बिना अमेरिका के सह के वो कभी भी अपना मुखिया नहीं बन सकता देश का। यही परवेज मुशर्रफ कर रहे थे, यही मुनीर कर रहे हैं, यही जियाउल हक करते थे। तो इनको किसी भी तरह से अपने बॉस मतलब अमेरिका को खुश करना था। और खुश करने के लिए जो तेहरान ने एलिगेशंस लगाए हैं, बहुत अच्छे एलिगेशंस लगाए हैं, बहुत सटीक लग रहे हैं मुझे कि इसने हमारे संदेशों को चाइना और रसिया तक को भी नहीं बताया। पाकिस्तान जो हमारे से बीच में बात हो रही थी, उसने रसिया और चाइना तक को भी नहीं बताया कि मेरा पक्ष क्या है। और 10 पॉइंट हमने जो दिया था पाकिस्तान को, उसने अमेरिका को दिया भी नहीं। और अमेरिका ने प्लान कर लिया कि चलो हम मीटिंग करेंगे, और वो 10 पॉइंट नहीं गए। तो इस तरह से जो मिसट्रस्ट पैदा हुआ है ईरान के अंदर, वो घातक होंगे यहाँ पे, क्योंकि पाकिस्तान को अब वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और जो उनके प्रधानमंत्री हैं शहबाज, वो बिल्कुल साइड लाइन है। आप देखेंगे कि जब पहला डेलीगेशन आया था मिलने के लिए, तो JD वेंस से भी मिलने मुनीर गए थे। उसके बाद जब ईरानी जो डेलीगेशन आया था उनसे मिलने मुनीर गए थे। नॉर्मली
अगुवाई प्रधानमंत्री करता है या सिविल लीडरशिप से कोई एक मंत्री करता है। लेकिन यहाँ पे मुनीर जो है कब्जा करना चाह रहे हैं। तो जिस तरह से तेहरान का मिसट्रस्ट है, मुझे वो सही लग रहा है कि कहीं न कहीं मुनीर अमेरिका को अपीज करने के लिए, खुश करने के लिए, ताकि वो ज्यादा दिन तक अस्थायी रूप से बने रहें। गुप्ता सर, इसमें थोड़ा सा ये चीज भी आपसे समझना चाहेंगे कि पाकिस्तान को जरा भी आभास नहीं था, क्योंकि इतना इजी होगा नहीं, उसे भी पता था कि इतना इजी तो चीजें होंगी नहीं, और अमेरिका और पाकिस्तान पे ईरान को पहले दिन से ट्रस्ट नहीं था, ये ईरान बार बार कहता रहा है। अब जब पाकिस्तान ने यह कर दिया है, क्लियर है कि पाकिस्तान ने डिच करने की कोशिश की है, और अगर यह चीज हुआ है तो अब आपको किस दिशा में यह युद्ध जाता हुआ दिख रहा है? हालांकि ट्रंप ने यह कहा है कि अभी सीज फायर है, लेकिन ईरान ने उसे भी अभी स्वीकार नहीं किया है, तो अब किस दिशा में यह चीज जाता हुआ दिख रहा है? अभिषेक सी, जरा सा मैं 1 मिनट ज्यादा लूंगा आप इस पे। देखिए, जो अमेरिका के लिए है, ये अमेरिका के लिए युद्ध ईरान से नहीं है। मैं अगर अमेरिका का पॉइंट ऑफ व्यू तो इसमें 4 या 5 पक्ष थे। एक तो मिडिल ईस्ट था, एक जो है इजराइल था, एक अमेरिका था, और एक इंडो पैसिफिक था। जो सबसे बड़ा टारगेट चाइना था अमेरिका का। अमेरिका का सबसे बड़ा टारगेट चाइना है, जो कि इस बार उसके कांग्रेस में स्ट्रेटेजिक पेपर अप्रूव हुए, उसमें मेंशन है। हर बार ये मेंशन होता था कि चाइना हमारे लिए एक थ्रेट है, लेकिन इस बार उस पेपर में मेंशन अप्रूव हुआ है कि चाइना को हमें किसी भी तरह से पीछे ले जाना है। ट्रंप उसी डॉट्स पे लगातार काम कर रहे हैं। चाइना के जितने भी रिसोर्सेस थे, वेनेजुएला हुआ, क्यूबा हुआ, ग्रीनलैंड हुआ, इनको सबको बंद कर दिया। वेस्ट अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका में कई देशों पर अपना ताकत यूज करके चाइना के रास्ते जहां पे उसके इन्वेस्टमेंट हो रहे थे, सब जगह डिस्टर्ब कर दिए। पाकिस्तान एक ऐसा देश था जहां पे खूब इन्वेस्टमेंट चाइना के हो रहे थे, वहां पे भी बीएलए को समर्थन देके अमेरिका ने समर्थन इसलिए दिया बीएलए को कि बीएलए को अमेरिका में आतंकवादी देश घोषित किया, लेकिन पाकिस्तान में आतंकवादी देश घोषित नहीं किया, जबकि यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान ने मांग उठाई थी, फिर भी उसको वीटो कर दिया। तो वहां पे चाइना अक्षर बिगड़। तो यहाँ पे जो युद्ध है अमेरिका के लिए, मिडिल ईस्ट का नुकसान हल्का सा हुआ है, ज्यादा नहीं मैं कहूंगा, क्योंकि ऐसे डीपर स्ट्राइक मिडिल ईस्ट में नहीं हुए, लेकिन उनका जो ऑयल जो रुक रहा है, उस ऑयल के रुकने से अमेरिका को फायदा हो रहा है। अगर $100 बिलियन पर बैरल जाता है तो अमेरिकन कंपनी को बहुत ज्यादा मुनाफा होता है। ऑलरेडी वो $65 बिलियन कमा चुके हैं। दूसरी बात है कि ये जो देश एंगेज थे, उनको हथियार भी लगभग $36 बिलियन का अमेरिका बेच चुका है मार्च में ही, केवल मार्च के अंदर। तो उसके और जो युद्ध लड़ रहा था अमेरिका, उसमें लगभग $30 बिलियन का खर्चा आया, जो कि उसने टैरिफ जो दुनिया पे लगाया था, बिना किसी मैन पावर के, बिना किसी फैक्ट्री के, बिना इन्वेस्टमेंट के, टैरिफ लगा के $300 बिलियन के बाद उसमें से $30 बिलियन लगा दिया युद्ध में। तो 2 पर्पस थे अमेरिका इजराइल के। अमेरिका इजराइल कहते कि ईरान को पिछले 10-15 साल पीछे कर दीजिए, किसी भी तरह से इतना अटैक करो, इतना इन्वेस्टमेंट, उनका जो भी वहां पे वैसे इन्वेस्टमेंट है नहीं, जितनी फैक्ट्रियां थे, रक्षा अनुसंधान थे, उस सबको तोड़ो, तो वो 15 साल पीछे चले गए। दूसरा, अमेरिका ने इसी बहाने, मैं कल ही एक आप ही के आदरणीय चैनल पे था, मैं बोला कि उसको हार्मुज को बंद करना ही था अमेरिका को, चाहे ईरान के बहाने से। चाहे ईरान पहले बंद किया तो अमेरिका खुश था, क्योंकि उसके बहाने तेल नहीं आ रहे थे, तो उसका मार्केट में कंपटीशन कम हो रहा था, रसिया के मार्केट में कंपटीशन कम हो रहा था, क्योंकि 4 ही मार्केट दुनिया में है। अफ्रीका के तेल वाले कंट्री है जो छोटे छोटे हैं, उसका सबसे बड़ा अमेरिका है, उसके बाद रसिया, उसके बाद मिडिल ईस्ट। तो इस ब्लॉक ऑफ हार्मुज को इसी ईरान के बहाने, अब जो हार्मुज में ब्लॉकेड हुआ है, वो विश्व के लिए ज्यादा होगा, और इंडो पैसिफिक जो देश हैं उनके लिए ज्यादा खतरा हो गया है, और ईरान का तो इकोनॉमी इसमें ध्वस्त हो रही है। तो ये युद्ध नहीं होगा, अब मैं बता रहा हूं, कम से कम 1-2 महीना युद्ध नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका ने अपना पर्पज सॉल्व कर लिया है, लोगों में फुटमत करा दी है ईरान के अंदर, जो कि कल परसों न्यूज आ रही है कि आईआरजीसी अब सिविलियन कंट्रोल भी कर रही है। तो इस तरह से अमेरिका ने जो है अपना पर्पस सॉल्व कर लिया है ईरान के अंदर। अब वो ब्लॉकेड करके अपने ऑयल इंडस्ट्रीज में जो फायदा हो सकता है उसको बढ़ाना चाहता है, ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा ऑयल बिक सके, ज्यादा से ज्यादा उसका हथियार बिक सके। और जिस तरह से माहौल ऐसा चल रहा है, जहां पे कोई यूनाइटेड नेशन जैसी संस्था। गुप्ता सर, एक चीज और इस पे थोड़ा सा और क्लियर कीजिएगा कि तो अब हॉर्मुज का होगा क्या ईरान ने बंद किया हुआ है, ब्लॉकेज लगाया हुआ है अमेरिका ने, ये चीजें ऐसी ही रहने वाली हैं? जी हाँ, जी। अब देखिए इसमें क्या होगा अभिषेक जी, ये जो चीज होगी, ये बहुत ही एक क्लियर मैं बताना चाह रहा हूँ, जो कि नॉर्मली एक थॉट प्रोसेस है, एक मेरी थ्योरी है। अब थ्योरी है कि चाहे ईरान ब्लॉकेट करे, चाहे अमेरिका ब्लॉक करे, वहां से ऑयल नहीं आएगा,
जब ऑयल नहीं आएगा तो अमेरिकन इंडस्ट्री को बढ़त हासिल होगी। जी सर, बोलिए। गुप्ता सर, आवाज आ रही है आपको? जी, हमको आवाज आ रही है। जी, बोलिए सर। तो अभी क्या हो, अभी चलिए, आपको बता दें कि डीके गुप्ता तक आवाज़ की कुछ समस्या आ रही है, कुछ तकनीकी समस्या आ रही है। और आपको ये बता दें कि पाकिस्तान ने डबल गेम खेला है, ये ईरान कह रहा है, ईरानी मीडिया ये कह रही है। और बड़ा सवाल ये है कि पाकिस्तान जो मीडिएटर बन रहा था, जो दुनिया को एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि पाकिस्तान के पास अपना कुछ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ यह प्रयास कर रहा था कि किसी तरीके से एक सिंपैथी जो है उसको मिल जाए और इस युद्ध को लेकर के कोई ऐसी वार्ता जो है वो पाकिस्तान के अंदर हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं सका। तो इस वक्त हमारे साथ आफताब मुंगेरी जी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आफताब जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। आफताब जी, आवाज मिल रही है? बहुत शुक्रिया, मिल रही है आवाज। जी सर, ईरानी मीडिया ये कह रही है कि पाकिस्तान ने डबल गेम किया, जिसकी वजह से बातचीत नहीं हो पाई। कौन सा डबल गेम कर दिया सर? ये डबल गेम समझता हूं कि आप तक और आपके कानों के समाज तक तो पहुंचा है, मगर ईरानी मीडिया ये भी कह रहा है कि पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया है वो बड़ा अहम है। और ईरान ये भी कह रहा है कि हिंदुस्तान ने जिस तरह से हमारे मेहमानों को बुलाकर नेवल और जो है 100 से ज्यादा लोगों को मरवा दिया जो है अमेरिका के हाथों, वो भी उनको याद रहेगा तायात। और ईरान ये भी कह रहा है कि हर मुश्किल वक्त में हम हिंदुस्तान के काम आए और हर मुद्दे पे हमने उनका साथ दिया, तो वो भी उनको याद रहेगा। ईरानी मीडिया ये भी कह रहा है, शायद आप और नरेंद्र मोदी और बीजेपी और अन्य भक्त जो है उनके कानों से जो ये कान बंद है, वो अगर चीजें निकाल दें, तो ईरानी मीडिया ये भी कह रहा है कि इस युद्ध के निकलने के बाद तेहरान और दिल्ली में बहुत बड़ा फैसला होने जाएगा, जो फैसला यकीनी तौर पर नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए होगा। तो ईरानी मीडिया तो बहुत कुछ कह रहा है जो आपके कानों तक की समाप्त नहीं हो पा रहा, तो मैं आपको समझाता हूं और सुनवाता हूं कि ईरान मीडिया क्या क्या कह रहा है। तेहरान में इस वक्त मिली नगमे बनाए जा रहे हैं पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के लिए। इस वक्त ईरान में जो है पाकिस्तान के झंडे लहराए जा रहे हैं, तिरंगे लहराए जा रहे हैं। इस वक्त जो है पाकिस्तान की जो है तमाम वो स्टेट ऑफ हॉर्मस से जहाज जो है वो गुजर रहे हैं, बंद नहीं है। ईरानी मीडिया ये भी कह रहा है कि हिंदुस्तान ने जिस तरह से जंग में सबसे ज्यादा जो है नेतन्याहू का और इसराइल का साथ दिया, वो भी उनको याद रहेगा। ये भी ईरानी मीडिया कह रहा है, जो आपके कानों तक नहीं पहुंचा, अब लग रहा है कि आपके कानों तक भी पहुंचा और अनपक्ष के कानों से मुझे खून निकलता हुआ नजर आ रहा है। आफताब जी, मुझे समझ नहीं आता, आप लोग मतलब कौन सी दुनिया में रहते हैं और किस खुशफहमी में जीते हैं, ये समझ से परे लगता है। ठीक है, आपने टेबल सजाया हुआ था, बात करने के लिए कोई पहुंचा नहीं, और आप कह रहे हैं कि हम खुश हैं, हमने सब कुछ करवा दिया, जश्न मनाया जा रहा है। अरे भाई, ईरान में जश्न मन रहा है, पाकिस्तान की क्या स्थिति है? और ये याद रखिएगा, मैं बिल्कुल याद रखता हूं सर। और देखिए आफताब जी देखिए, लिखने जा रहे हम। अरे आफताब जी, दिक्कत ये होती है ना कि आप जिसके लिए बोल रहे हैं, ठीक है, अंधभक्त आप जिसे बोल रहे हैं, हमने आपके लिए एक शब्द भी कुछ नहीं बोला। कम से कम शब्दों की मर्यादा रखिए। हम आपकी बहुत रिस्पेक्ट के साथ ना आप किसी को भी बोलिए। भाई, आपके पार्लियामेंट में लफ्ज इस्तेमाल करता है। अरे पार्लियामेंट तो भाई साहब, किसको समस्या यही है, थोड़ा समझाइएगा। आप लोग किस मुगालते में रहते हैं? लफ्ज तो नहीं है। अनभक्त जो है राहुल गांधी कहते हैं, अनभक्त जो है मुलायम सिंह यादव कहते हैं। अरे भैया, वही राहुल गांधी कहते हैं कि पाकिस्तान में आटे दाल चावल की कमी है। वही राहुल गांधी कहते हैं पाकिस्तान से हम बहुत आगे हैं, पाकिस्तान की चर्चा ही मत करो।
वही राहुल गांधी कहते हैं। तो आप लोग क्या, तो ये चीज जो है ना, शो रिकॉर्ड पे रखिएगा। जब हम मैं रिकॉर्ड पे ही रखता हूं, मैं बिना रिकॉर्ड के बोलता ही नहीं करने जाएंगे, फिर यकीनन ही मैं आपसे बात करूंगा कि आप उस वक्त भी बात करूंगा कि पाकिस्तान ने वो कुछ कर दिखाया जो नरेंद्र मोदी जो है 56 इंच के सीना रखने वाले, जिसका दिल चूहे का है, वो नहीं कर पाया। पप्पियां चप्पियों से काम नहीं हुआ, मगर पाकिस्तान के सिपाही सलार चीफ सैयद आसिफ मुनीर साहब अब देखिए, वो कुछ अभी थोड़ा विलंब से जुड़े गुप्ता सर जो बता रहे थे ना, अगर वो तो समझ लीजिएगा, जो है पाकिस्तान में तख्ता पलट की तैयारी है। पाकिस्तान में आसिम मुनीर बहुत जल्द वहां का प्रधानमंत्री बनेगा। ये चीज आप लोग, प्रधानमंत्री आपका पीछे जा चुका है, ठीक है, तो आप अपने देश का हाल देख लीजिए, हिंदुस्तान की चिंता करना छोड़ दीजिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, और गुप्ता सर आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।